हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोमैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो लूसेंट का जीके हम कवर कर रहे हैं। पूरा लूसेंट का जीके हम कवर करेंगे, जिसमें हम भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? भूगोल से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगला जो भी होगा तो हम भूगोल को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे और पूरा लूसेंट जीके कवर करेंगे। ये देखो, आपका बेसिक भी हो जाएगा और वन लाइनर एग्जाम से हो जाएगा। जितने भी आपकी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और आप लोगों को देखो, ये बहुत ही अच्छे से करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपका बेस तो है, इसके साथ ही इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो भी अन अदर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आप लोगों को देखो, सक्सेस होना तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपकी कंठस्थ होनी चाहिए। मतलब क्या? बार बार आपको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, ज़्यादा पढ़ने से चीज़ें अच्छा है कि आप कम पढ़ें और बहुत ही अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करके रखें। ठीक है, चलो हम भूगोल को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी जेएल प्रहरी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, वो आपके ग्रुप में है ना, वीडियोज आपके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आपका ऑनलाइन टेस्ट भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट दिए जाएंगे और आपको सबमिट करना, अपने नंबर देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक आपको है ना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लगातार वीडियो प्राप्त होते रहें। इसी के साथ हमारे मेंस और प्रीलिम्स के वीडियो भी चल रहे हैं, तो आप उनको भी देखें। ठीक है, और जुड़ने के लिए आप है ना, नीचे लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं हम, भूगोल। तो भूगोल में हम देख रहे हैं लूसेंट जी को हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल। जो भूगोल है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसका नामकरण और सबसे पहले व्यवस्थित रूप जो प्रदान किया गया था वो यूनान के निवासियों ने प्रदान किए थे। यूनान के निवासी कौन? तो हम बात करें तो टालमी। टालमी देखो एक भूगोल वेता थे, जिन्होंने क्या करी, सबसे पहले क्या बताया कि भाई इन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या है? इन्होंने पृथ्वी को क्या बताया था कि जो आपका पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का केंद्र बताया था किसने? टालमी ने। तो जो यूनान के जो निवासी थे, मतलब टालमी, उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले इसका नामकरण भूगोल का और व्यवस्थित रूप बताया था। अगर हम बात करें भूगोल की, तो जो भूगोल का अध्ययन जो प्रारंभ हुआ है वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, भूगोल को हम अध्ययन कब से कर रहे हैं? तो 19वीं शताब्दी से कर रहे हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मानव, भूगोल और पर्यावरण का मध्य क्या हुआ? संबंध दर्शाया गया। किस किस के मध्य? भूगोल, मानव और पर्यावरण के मध्य क्या दर्शाया गया? संबंध दर्शाया गया। और इसमें दो संबंध बताए गए आपके, एक तो संभववाद है ना, और दूसरा क्या बताया गया आपका? निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या था कि भाई जो प्रकृति है, ठीक है, वो निश्चित रूप से किसके? मानव के लिए, मानव पर आधारित है। ठीक है, मानव किस पर आधारित? प्रकृति पर आधारित है, ये बताया गया निश्चयवाद में। ठीक है, और संभववाद में क्या है कि उसमें संभव होगा कि प्रकृति पर आधारित होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पर्यावरण, ठीक है, मानव और भूगोल के मध्य संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगर अगली बात करें हम, तो अगला जो वैज्ञानिक आया आपके, हिकेटियस, है ना। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। क्या थी पुस्तक? जस पीरियोडस। क्या था पुस्तक? जस पीरियोडस। इसमें इन्होंने भूगोलिक जो पक्षों हैं, ठीक है, उनका क्या किया है? समावेश किया था सबसे पहले। ठीक है, कि जो भूगोल से संबंधित जो पक्ष थे उनका इन्होंने समावेश किया था हिकेटियस ने। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जो भूगोल है उसका अध्ययन हमने 19वीं शताब्दी से प्रारंभ किया। और किसने इसका व्यवस्थित रूप या नामकरण किसने किया? तो ये यूनान के निवासी थे, टालमी, उन्होंने किया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में भूगोल और मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध दर्शाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम भूगोल की अगर परिभाषा की बात करें, तो देखो कुछ हम एक दो परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, अगर हम प्रथम परिभाषा की देखें, बात करें, तो देखो जो भूगोल है, ठीक है, वो क्या है आपका? भूगोल की परिभाषा की बात करें तो भूगोल पृथ्वी की क्या है? एक झलक। झलक को क्या हुआ है? स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान कहा है। किसने? टालमी ने। सबसे पहले जो परिभाषा दिया था वो किसने दिया था? टालमी ने, है ना। यहाँ मिट गया है, आप लोग इसको सुन लें अच्छे से। क्या है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान कहा है। किसने? टालमी ने। ठीक है, और दूसरा जो परिभाषा दिया गया है, दूसरा परिभाषा दिया गया है आपका आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है। आर्थर होम्स ने क्या कहा? तो आर्थर होम्स ने कहा देखो कि जो अध्ययन, जो मतलब भूगोल में जो अध्ययन करते हैं हम, मानव के रहने का जो स्थान है, ठीक है,
भूगोल में हम उस चीज का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है, मतलब किसका, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो ये किसने कहा था, आर्थर होम्स ने कहा था कि भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव के रहने के स्थान का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं हो जाएंगी। अगला देखते हैं हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड देखो ये सूक्ष्म अणुओं से निर्मित क्या है, सूक्ष्म अणु से निर्मित एक विशालकाय क्या है, आकाश गंगा है। ठीक है, और आकाश गंगा का क्या है, ये सम्मिलित स्वरूप है। सम्मिलित स्वरूप मतलब आकाश गंगा में क्या होती है, आकाश गंगा में होती है आपके ताराओं का समूह। ठीक है, तो एक प्रकार से जो ब्रह्मांड है ये सूक्ष्म अणु से क्या है, विशालकाय आकाश गंगा है, जिसमें जिसका आकाश गंगाओं का क्या है, सम्मिलित रूप है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखें तो इसमें जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड में क्या क्या है, तो देखो ब्रह्मांड में एक तो द्रव और ऊर्जा का क्या है, ये सम्मिलित रूप है। द्रव और ऊर्जा का सम्मिलित रूप मतलब द्रव क्या हो गया, पदार्थ, ठीक है, और ऊर्जा का क्या है, ये सम्मिलित रूप है ब्रह्मांड। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड के बारे में जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की, वो 4 सिद्धांत दिए गए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। ठीक है, पहला सिद्धांत दिया गया है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया गया लेमेंतियर के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। ठीक है, और जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को क्या करता है, स्पष्ट करता है या प्रतिपादित करता है। ठीक है, इसी की बात करते हैं हम सेकेंड, साम्यावस्था का सिद्धांत। इसको दिया था थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। किसने, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था। दोलन का सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर एलन, है ना, डॉक्टर एलन संड्रेजा ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर एलन संड्रेजा ने दिया था आपका दोलन का सिद्धांत। और तीसरा जो सिद्धांत दिया गया था स्पीति का सिद्धांत, तो वो दिया था अलेन गुथ ने। किसने दिया था, ऑलेन गुथ ने। तो हम पहले समझ लेते हैं जो आपका महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। ये बार बार पूछा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना लेमेंतियर ने। और कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, बेल्जियम के। देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो महाविस्फोट सिद्धांत, इसके अनुसार ये माना गया था कि जो पृथ्वी है, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये एक केंद्र बिंदु के अंदर क्या हुआ था, सिमटा हुआ था। मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या हुआ था, एक केंद्र बिंदु से जुड़ा हुआ था, मतलब सिमटा हुआ था, है ना, जो क्या था सूक्ष्म और, है ना, लेकिन क्या हुआ कि इसका ताप और घनत्व और इसका, है ना, द्रव्यमान अत्यधिक होने के कारण इसमें क्या हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा। और विस्फोट होने के कारण क्या हुआ होगा, ये अनेक अणुओं में बट गया होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। मतलब क्या होगा, अत्यधिक घनत्व और तापमान के कारण क्या हुआ होगा कि इस बिंदु में क्या हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा, और ये अत्यधिक संकुचन के कारण क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि विभिन्न, है ना, अणुओं का निर्माण हुआ, जिससे तारे, है ना, और विभिन्न समूह बने। ठीक है, जिससे विभिन्न ग्रह, उल्का पिंड और आदि का निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना जाता है किसमें, महाविस्फोट सिद्धांत में। अगर हम महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले जो पुष्टि नासा ने की थी। ठीक है, नासा ने कब की थी, 2001 में की थी। और उन्होंने कहा था कि ये महाविस्फोट सिद्धांत ये कब हुआ होगा, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। सोचो, है ना, कब हुआ होगा कि 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। ठीक है, चलो बाकी सिद्धांतों को नहीं देखना, सिर्फ आपको इनके, है ना, जो सिद्धांत दिए हैं उनके नाम बस आपको कंठस्थ करना, है ना। तो साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस गोल्ड, है ना। और क्या हो गया आपका, दोलन का सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर एलन संड्रेजा ने। और स्पीति का सिद्धांत किसने दिया था, ऑलेन गुथ ने दिया था। चलो आगे देखते हैं हम। आगे क्या, जो ब्रह्मांड है ना, इसकी अगर हम बात करें तो देखो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम जो इसकी बात करें मंदाकिनी की, ठीक है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी कितनी है, 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। जितना भी आपका जो ब्रह्मांड है, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने, तो हम इस पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी 100 मंदाकिनियाँ हैं। ठीक है, जो आपका क्या है ब्रह्मांड है, इसका व्यास कितना, 10⁸ और इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी है, 100 मंदाकिनियाँ हैं। और इस प्रत्येक 100 मंदाकिनियों में कितने हैं आपके, 100 अरब तारे हैं। कितने अरब तारे हैं, 100 अरब तारे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, मंदाकिनी कहलाता है। ठीक है, तो तारों से मिलकर क्या बनता है, मंदाकिनी, और मंदाकिनी से मिलकर क्या बना हुआ, आपका ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी, पृथ्वी की एक मंदाग्नि है जिसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है,
तो इसकी जो खोज की थी वो की थी गैलीलियो ने, और इसको कैसा बताया था इन्होंने, सर्पिलाकार। ठीक है। जो आकाशगंगा है इसी के नज़दीक में एक दूसरी मंदाकिनी जिसको बोलते हैं हम देववानी। कौन सी मंदाकिनी बोलते हैं हम, देववानी। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना आपको कि देववानी मंदाकिनी किसके किनारे, आकाशगंगा के किनारे। और जो आकाशगंगा वो किसकी मंदाकिनी, तो पृथ्वी के नज़दीक की सबसे नज़दीक मंदाकिनी है, पृथ्वी की मंदाकिनी। ठीक है। मंदाकिनी किससे बने होते हैं, तो तारों का समूह होते हैं। ठीक है। एक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं, तो 100 अरब तारे होते हैं। चलो अगला देखते हैं हम। जो नवीनतम मंदाकिनी खोजी गई है वो है आपका ड्वार्क मंदाकिनी। कौन सी है, ड्वार्क मंदाकिनी सबसे नवीनतम मंदाकिनी है। ठीक है। ओरियन नेबुला आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। कौन, ओरियन नेबुला आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। अगली बात करते हैं हम सौर मंडल की। ठीक है। अगर हम सौर मंडल की बात करें तो देखो सौर मंडल क्या होता है, जो सूर्य परिवार होते हैं उन्हीं को हम मंडल कहते हैं। मंडल मतलब क्या हो गया, समूह। ठीक है। सौर मतलब सूर्य के परिवार। ठीक है। तो सौर मंडल में कौन कौन शामिल है, सौर मंडल में देखो धूमकेतु शामिल है, उल्का पिंड शामिल है, क्षुद्र ग्रह शामिल है, ग्रह शामिल है, आकाशीय पिंड शामिल है इसमें। तो इन सबको क्या कहते हैं, हम सौर मंडल कहते हैं। हम बात करते हैं सौर मंडल में जो मुख्य परिवार है आपका, जो सॉरी मुखिया है, उसकी बात करते हैं हम सूर्य की। ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, सूर्य की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य देखो है ना, ये सूर्य ग्रह है कि तारा है आपको बताना, तो ये आपका ग्रह है। चलो मैं ये बता देता हूँ है ना कि कौन है, ग्रह है, सॉरी ग्रह नहीं, क्या है, सूर्य तारा है ना, ग्रह नहीं कहेंगे हम, सूर्य क्या है, तारा है। ठीक है। अगर हम इसकी द्रव्यमान की बात करें, ये संपूर्ण द्रव का पूरे है ना, जितने भी आपके द्रव है उसका कितना 99 है ना 99% क्या है इसके पास द्रव्यमान है इसका। ठीक है। मतलब जितने भी ग्रह हैं उन सब का। ठीक है। पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है। और सूर्य जो वो क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। जो इसका केंद्रीय भाग होता है उसको बोलते हैं हम क्रोड बोलते हैं, है ना। और जिसका तापमान कितना होता है तो आपको ध्यान रखना 1.5 × 10⁻⁷ सेंटीग्रेड होता है इसका केंद्र का तापमान, क्रोड का। ठीक है। केंद्रीय सूर्य के केंद्र का तापमान। ठीक है। अगर बात करें तो ये ब्रह्मांड का क्या है, प्रधान है ना, तारा है, ये प्रधान है ये। ठीक है। और अगर बात करें हम तो आकाशगंगा इससे कितनी दूर है, या सूर्य आकाशगंगा से कितनी दूर है, तो ये 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है आकाशगंगा से। ठीक है। और जो सूर्य है वो क्या है, एक प्रकार का गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का गैसीय गोला है। ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम कितना है 26.5% है, और अन्य तत्व कितने हैं आपके 2.5% है। ठीक है। अगर हम इसके बाहरी सतह की बात करें तो बाहरी सतह का जो ताप है वो कितना है आपका 600 सेंटीग्रेड। ठीक है। कितना, सॉरी 6000 सेंटीग्रेड। कितना है इसका ताप, 6000 सेंटीग्रेड बाहरी सतह का। ठीक है। और अंदर का ताप कितना है 1.5 × 10⁻⁷ सेंटीग्रेड है। ठीक है, केंद्र का। चलो अगली बात करते हैं हम। एक वैज्ञानिक हुए कौन, हैंस बेथ। हैंस बेथ ने क्या बताया था कि देखो उन्होंने एक संलयन का सिद्धांत बताया था कि जो सूर्य है इसमें जो ऊष्मा को उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, जो प्रकाश उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से होती है, तो वो संलयन की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। किस अभिक्रिया के द्वारा अभी प्राप्त होती है, तो संलयन की अभिक्रिया। ठीक है। हमने MPPSC मेंस की क्लासेस में इसको संलयन अभिक्रिया को कंप्लीट करे थे। चलो मैं यहाँ भी बता देता हूँ संलयन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या होते हैं, जब दो छोटे नाभिक है ना, परमाणु के नाभिक क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। क्या होते हैं संलयन की अभिक्रिया में, कि दो छोटे परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, इनको कितनी ताप की आवश्यकता होती है, 10⁻⁷ सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। इतने तापमान पर जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इसमें क्या होती है, अपार ऊर्जा निकलती है ना, क्योंकि नाभिक में है ना ऊर्जा होती है। ठीक है। तो क्या बनते हैं, ये हीलियम का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। ये किसने बताया था, हैंस बेथ ने। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया किस में होती है, सूर्य के केंद्र में होती है। ठीक है। चलो अगला, दीप्तिमान सतह के क्या कहते हैं हम, प्रकाश मंडल कहते हैं। जिस सतह में चमकदार होती है, जिस सतह जो हमको चमकदार दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश का अवशोषण क्या कहलाता है, वर्णमंडल। और जो वर्णमंडल है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है। कैसा होता है आपका, लाल कलर का। ठीक है। तो जिस स्थान पर क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है सूर्य के, है ना, वो क्या कहलाता है, वर्णमंडल कहलाता है। सूर्य ग्रहण का भाग है ना, सूर्य किरीट कहलाता है। जिस स्थान पर सूर्य का ग्रहण होता है, मतलब जिस है ना क्षेत्र में क्या होता है सूर्य का ग्रहण होता है, वो सूर्य किरीट कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या होता है, सूर्य का पूर्ण ग्रहण हो जाता है। ठीक है।
सूर्य का क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहाँ पे होता है, तो सूर्य क्रेट में होता है। और ये क्या करते हैं, जो सूर्य क्रेट है ये एक्सरे उत्पन्न करता है ना, इतनी तेज एक्सरे होते हैं कि आपके, है ना, क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकते हैं आपके शरीर में, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं, जहाँ पे एक्सरे उत्पन्न होते हैं। सूर्य की अगर हम उम्र की बात करें तो सिर्फ कितना जीने वाला है सूर्य, 5 बिलियन वर्ष जीने वाला है। कितना, 5 बिलियन वर्ष जीने वाला है। सूर्य की उम्र की बात करें तो 5 बिलियन है। ऊर्जा देते रहते समय का जो मतलब अब कब तक सूर्य ऊर्जा देने वाला, तो 10 की घात 11 वर्ष तक हमको ऊर्जा देने वाला है। ये सूर्य कब तक ऊर्जा देगा हमको, तो 10 की घात 11 वर्ष तक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। देखो प्रकाश की बात करें तो पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितना, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसका व्यास कितना, तो 13,92,000 किलोमीटर है। इसका व्यास कितना है, सूर्य का व्यास है 13,92,000। पृथ्वी के व्यास से कितना, 110 गुना। ये क्वेश्चन आपका पीएससी में पूछा जा चुका है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना, तो 110 गुना है। और अगर हम प्रकाश की बात करें तो जो पृथ्वी पर जो सूर्य से प्रकाश आती है वो कितने भाग आती है, तो 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आती है। सूर्य के कुल प्रकाश का 2 अरबवां भाग सिर्फ पृथ्वी पर आती है, सोचो, है ना। तो कितना, है ना, 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आती है। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, टालमी ने। सबसे पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सबसे केंद्र में है और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, बाकी ग्रह आपके चक्कर लगा रहे हैं। तो जो भूकेंद्रीय सिद्धांत टालमी ने दिया था, यूनान के वैज्ञानिक है ये, भूगोलवेता, ठीक है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो ये कॉपरनिकस ने बताया था। हाँ, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किसने बताया था कि सूर्य के चारों ओर बाकी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये पोलैंड के निवासी थे कॉपरनिकस, इन्होंने बताया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इसमें क्या बताया था इन्होंने कि सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलो अगला, केपलर ने क्या दिया था, ग्रह संबंधी नियम दिया था। क्या बताया था केपलर ने, ग्रह संबंधी नियम बताया था। ग्रह क्या करते हैं, आपस में परिक्रमा करते हैं, मतलब घूमते हैं, है ना। चलो, एक क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का गठन किया गया था 2006 में, और एक प्रयाग सम्मेलन हुआ था। इस प्रयाग सम्मेलन में क्या हुआ था, तो इस प्रयाग सम्मेलन में देखो क्या हुआ था कि ग्रहों का कुछ श्रेणी क्रम बनाया गया था। तो हमने कुछ ग्रहों को क्या कह दिए थे, परंपरागत ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको क्या कहे थे हमने, परंपरागत ग्रह किए थे, कहे थे, ठीक है। और बौने ग्रह किसको कहे थे हमने, तो प्लूटो, चेरान, सेरस, है ना, 2003, यूबी 313, इनको हमने क्या कह दिए थे, बौने ग्रह कह दिए थे। और कुछ ग्रहों को हमने लघु ग्रहों की श्रेणी में रख दिए थे, जैसे धूमकेतु हो गए, उपग्रह हो गए, एवं अन्य जो छोटे खगोलीय पिंड थे इनको हमने कहाँ रख दिए थे, लघु सौर मंडलीय पिंड के रूप में इन्हें हमने स्थापित कर दिए थे। चलो ग्रह की बात कर लेते हैं हम कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह देखो, जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पर्याप्त इनमें क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, ठीक है। और आसपास का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, इनका साफ होना चाहिए, ठीक है। INU का जो 2006 का प्रयाग सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें हमने बताया गए थे कि भाई हमारे पास टोटल कितने 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह कैसा था, जो बौने ग्रह के रूप में हमने इसको सम्मिलित कर दिए गए, तो टोटल ग्रह जो बचे हमारे पास कितने, 8 ग्रह थे। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह। तो देखो सबसे केंद्र में क्या है आपका सूर्य, जो कि क्या है, एक चमकता हुआ तारा है, ठीक है। इसके सबसे निकट है कौन सा, बुध। फिर इसके बाद आपका दूसरा ग्रह है कौन सा, ग्रह है आपका शुक्र। तीसरा ग्रह है आपका पृथ्वी। चौथा ग्रह है आपका मंगल। पांचवा है आपका कौन सा, बृहस्पति, ठीक है। और बृहस्पति के बाद आपके अगले ग्रह कौन से, आपके अरुण, वरुण, ठीक है। और आपका लास्ट में कौन है, शनि। तो सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा, आपका शनि। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ग्रहों को देख सकते हैं। चलो, तो हम देखो पार्थिव ग्रह की बात करें तो पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, तो पार्थिव ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी संरचना किसके समान होती है, पृथ्वी के समान होती है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह किसे कहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह बृहस्पति को, शनि को, अरुण और वरुण को कहते हैं, ठीक है। किसको, बृहस्पति को, इसके बाद शनि और अरुण वरुण को हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी से मंगल से इधर के ग्रह उनको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है।
देख सकने योग्य ग्रहों की बात करें, जिनको हम देख सकते हैं वो ऐसे ग्रह कौन कौन से जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो है आपके मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है। आकार के आधार पर अगर हम ग्रहों का अगर हम क्रम देखें कि आकार के आधार पर अगर ग्रहों के क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो आपका बुध है। बाकी यहाँ पे आप क्रम देख सकते हो, है ना, कि बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और मंगल के बाद बुध। मतलब हमको उल्टा चलना है, कहाँ से, बृहस्पति से, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। चलो, घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, शनि का, और सबसे कम किसका है, आपका शुक्र का। दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे निकट कौन स्थित है सूर्य के, बुध है, और सबसे दूर कौन है तो आपका वरुण ग्रह है। सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है, वरुण। इस प्रकार से अगर हम बात करें द्रव्यमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, बृहस्पति का, और सबसे कम द्रव्यमान किस ग्रह का, तो आपका बुध का। ये क्रम आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है। आपको ये 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, इनको क्रम से जमाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। इसी के साथ हम स्ट्रीम को एंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और जेलपेरे की क्लासेस में जोड़ने के लिए आप मैसेज जरूर करें। ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।